हेलो। तो आज सुनते हैं कहानी वापस से कि क्या हुआ मनोज की लाइफ में, साशा की लाइफ में, एंड ऑल दैट पीपल इंक्लूडिंग इन द यार पापा। नेक्स्ट पार्ट। तो प्लीज़ चलिए सुनते हैं कहानी। साशा लंच ब्रेक में भी मनोज को ढूंढती रही, लेकिन उसके न मिलने से वह परेशान होकर आखिरकार गजेंद्र के पास जाने ही वाली थी कि उसे प्रिया का मैसेज दिखाई पड़ा। प्रिया ने साशा से रूटीन बातचीत की, लेकिन मनोज के बारे में कुछ नहीं बताया। ब्रेक के बाद जब वह क्लास में आई तो जानबूझकर बाबा के पास आई। तभी खबर आई कि अगली क्लास कैंसिल हो गई है। सब लोग अपने हॉस्टल या लाइब्रेरी लौटने लगे। चूंकि बाबा से कभी साशा ज़्यादा बातचीत करती नहीं थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बातचीत शुरू कैसे करें। और कर भी दे तो वह सीधे सीधे मनोज के बारे में नहीं पूछना चाहती थी। साशा ने सोचा इधर उधर की बातों से शुरू करना ही बेहतर रहेगा। क्या हाल है बाबा? हाल ठीक है साशा बाबा, तुम सुनाओ क्या मौज हो रही है? साशा ने क्या मौज को रिपीट किया और हंसी। मौज सब बढ़िया हो रही है, तुम बताओ कैसे हैं तुम्हारे रूममेट? आज दिख नहीं रहे। साशा ने धीरे से अपनी बात रख दी। मनोज बाबा तो गायब हैं। कल दिन में एक बार कमरे पर आए और अपना सामान लेकर निकल गए, कुछ बताया नहीं। बाबा थोड़ा सा रुके और साशा के चेहरे पर सवाल देखकर बोले, आएंगे तो हम बता देंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही पूछा था बस। साशा वहां से निकलकर जाने लगी कि बाबा ने उसे रोका और कहा, वैसे शासा बाबा, फाइनल एग्जाम में तुम टॉप कर जाओ तो मजा आ जाएगा। शासा को इस तरह की बात की उम्मीद नहीं थी। बाबा टॉपर आप हो? हाँ मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्त्री ब्रो। पर मनोज बाबा को तुम ही पीछे छोड़ सकती हो। बाबा ये कहकर गुनगुनाते हुए निकल गए। शासा के पास बात ठहर गई। वह चाहती तो यही थी कि कोई एक ऐसी जगह हो जहां वह मनोज को पीछे छोड़ दे। वह अपने मोबाइल को कुछ देर देखती रही और फिर मनोज को फोन मिलाया। मनोज नोएडा के स्कूल के बाहर खड़ा खड़ा होकर हर आने जाने वाली गाड़ी पर नजर जमाए हुए था। छुट्टी होने में अभी समय था। अनुभा भी वहां छुट्टी होने से काफी पहले पहुंच गई थी। अनुभा के दिखते ही वह उसके पास गया। मनोज अनुभा से पहले मिला था, लेकिन गजेंद्र की जिंदगी का यह हिस्सा इतना पर्सनल था कि वह कभी समझ नहीं पा रहा था कि शुरू कहाँ से करे। उसको पहली बार अपना दुख गजेंद्र के दुख से कम लगा। उसकी बेटी तो उससे बस बात नहीं करती, लेकिन गजेंद्र कभी अपनी बेटी को अपनी बेटी नहीं बोल पाएगा। अनुभा मनोज को अच्छे से पहचानती थी। मनोज ने गुनगुन के लिए कुछ खिलौने ले रखे थे। थैंक्स। मनोज थोड़ा ठहरा। मैंने गजेंद्र को नहीं बताया है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। हो सके तो आप भी मत बताइएगा। अनुभा ने सिर हिलाया। वो हाँ था या ना, मनोज समझ नहीं पाया। शब्द मनोज का साथ नहीं दे रहे थे। उसको ये भी लगा कि गजेंद्र बुरा न मान जाए, पर मनोज ने सोच लिया था कि अब हर चीज को ठीक करना है, फिर चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। मनोज अभी शब्द ढूंढ ही रहा था कि अनुभा ने पूछा, कैसा जा रहा है आप लोगों का कॉलेज? बढ़िया। फिर से एक बार हवा में खामोशी आ गई। मनोज ने एक लंबी सांस ली। आप गजेंद्र के साथ आ जाइए, मैं लीगल फॉर्मेलिटीज देख लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मनोज की सांस तेज चल रही थी। अनुभा ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मनोज ने जोड़ा, आप दोनों क्यों अपने आप को इतना परेशान कर रहे हैं? खत्म करिए ना, आगे बढ़िए। अनुभा ने मनोज की आंखों में आंखें डाली और कुछ देर दोनों आंखों के बीच में देखती रही। उसने साइकोलॉजी तो पढ़ी नहीं थी कि उसको पता हो कि अगर कोई बात छुपा रहा हो तो सामने वाले की दोनों आंखों के बीच में देखते रहो और कुछ ना बोलो। ऐसे में घबरा कर सामने वाला खुद ही बोलने लगता है। अनुभा के लगातार देखने से मनोज असहज हुआ। आप पहले अपने दोस्त से बात कीजिए। स्कूल के आसपास हलचल बढ़ चुकी थी। मनोज ने खिलौने दिए और चल दिया। बाबा पवी रंजन को हॉस्टल में कॉल आया कि कोई उससे मिलने आया है। बाबा से मिलने पिछले 2 सालों में कोई नहीं आया था। बाबा जब सीढ़ियों से उतर कर जा रहे थे
तो लोगों से गले मिलते, जो मिलता उस पर कुछ कमेंट करते। जो रास्ता 5 मिनट में तय हो सकता था, वो बाबा को तय करने में 15 मिनट लगते। बाबा जब बाहर पहुंचे तो देखा सामने माँ खड़ी है। माँ ने बाबा को देखा और फिर आसपास देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। बाबा का चेहरा बदल चुका था। बाबा ने जितनी किताबें पढ़ रखी थी, सबके पन्ने हवा में उड़ने लगे। बाबा जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे, उनकी उम्र 1 साल कम होती जा रही थी। माँ के पास पहुंचते पहुंचते बाबा 6 साल के हो चुके थे। और 6 साल का बच्चा पल में रोता और पल में हंसने लगता है। बाबा अपनी माँ से 2 साल बाद मिल रहे थे। बाबा को लगा कि उनके कपड़े कोई छीन कर ले गया है। वह जानकर अपनी माँ को कॉलेज के सबसे दूर एक कैफे में लेकर गए। रास्ते भर में उनकी कोई बात नहीं हुई। जब जब मैं तुमको भूलने वाला होता हूँ, तुम आ जाती हो, बाबा ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे एक बार में मार दो ना, मैं तुमको अपने मन में कई बार मार चुका हूँ। बाबा अपनी माँ से आंखें नहीं मिला रहे थे। बाबा को पता था कि अगर उन्होंने माँ की तरफ देखा तो वह कमजोर पड़ जाएंगे। मैं अब अकेली हूँ, मैंने डिवोर्स ले लिया है, माँ ने अपने आप को समेट कर कहा। बाबा जोर से हंसे। होना ही था, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रह सकता। अकेले मरोगी तुम, कोई तुम्हारे आसपास नहीं होगा। ये कहते हुए बाबा का सारा ज्ञान धुआं हो चुका था। उनके मन में इतनी नफरत किसी के लिए नहीं थी, लेकिन शरीर की नस नस, रोआ रोआ जब कई साल तक रोया हो, तड़पा हो, तो उसकी वजह को भुलाना मुश्किल होता है। बाबा के शरीर में बची हुई बेचैनी बोल रही थी, बाबा का मन नहीं। जिस नफरत से बाबा लड़ रहे थे, आखिरकार वो जीत गई। माँ की दाईं आंख से एक आंसू लुढ़क गया। कैसे हो तुम? बाबा ने आसपास देखा और आंखों में आंखें माँ से और दूर करते हुए लगभग चिल्लाते हुए कहा, जिंदा हूं। दोनों के बीच एक खामोशी पसर गई। माँ इस गुस्से के लिए तैयार होकर आई थी। इसी कैफे में पीछे की तरफ साशा बैठी थी। साशा को अचानक एक पहचानी हुई आवाज सुनाई दी। साशा की सीट ऐसी थी कि वह बाबा को देख सकती थी, लेकिन बाबा साशा को नहीं देख सकते थे। जब आसपास छुपने की जगह खत्म हो जाती है, तब आदमी अपने आप को अंदर समेटता है। बाबा ने अपना सिर अपने दोनों हाथों में छुपा लिया और टेबल पर हाथ रख दिया। माँ का हाथ धीरे धीरे बाबा का सिर सहला रहा था। बाबा ने हाथ को 2-3 बार हटाया, लेकिन माँ ने सहलाना जारी रखा। कुछ देर बाद बाबा ने रोकना बंद कर दिया। साशा को बाबा को इस हालत में देखकर एक पल को तो हैरानी हुई, और दूसरे ही पल मन में ये बात भी आई कि हर किसी के अंदर एक बेचैन समंदर होता है। माँ के हाथ लगातार सहला रहे थे। बाबा कुछ देर बाद झटके से उठे और टिश्यू पेपर की तरफ हाथ बढ़ाया। टिश्यू पेपर आंसुओं से कम पड़ गए। माँ ने अपना रुमाल आगे किया। उस रुमाल में बाबा को वो महक आई जो बचपन में आती थी। वो पुरानी महक, माँ के छोड़कर जाने से पहले वाली महक। साशा को पूरी तरह तो समझ नहीं आया कि बाबा की टेबल पर चल क्या रहा है, पर वह इतना समझ गई कि वह इस दुनिया में अकेली नहीं है जो अपने घर वालों से नाराज है। कहीं बाबा से साशा की नज़र न मिल जाए, बाबा के लिए awkward न हो जाए, इसलिए साशा तुरंत ही कैफे से चल दी। उस महक की वजह से माँ उस महक की वजह से और माँ के सिर सहलाने से कुछ इंच नफरत पिघल चुकी थी। जब छुट्टी हो तो घर आना, माँ ने कहा। कौन से घर? बाबा ने पूछा। मिलने आना, माँ ने कहा। बाबा ने एक और बार रुमाल से अपनी आंखें पोंछी। उस रुमाल की महक ने बुलवा दिया, आऊंगा। टेबल पर अब टिश्यू पेपर आ चुके थे। बाबा ने रुमाल माँ को वापस कर दिया। माँ ने गीले रुमाल को अपनी आंखों से लगाया। कुछ पिघल गया, कुछ टूट गया, कुछ जुड़ गया। उस गीले रुमाल ने बहुत कुछ कर दिया। मनोज अनुभा से मिलकर जब कार में बैठा, तब उसने साशा का मिस कॉल देखा।
इस कॉल का उसको कब से इंतजार था। उसने तुरंत साशा को कॉल बैक किया। साशा अभी मनोज के कॉल को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने फोन उठाकर कहा, गलती से लग गया था। मनोज ने फोन नहीं काटा। साशा ने फोन नहीं काटा। साशा ने पूछा, आज क्लास नहीं आए आप? कल से आऊंगा, रात में पहुंच रहा हूँ, तुम ठीक हो? साशा ने सीधा जवाब नहीं दिया। अच्छा, रखती हूँ। इससे ज्यादा साशा फोन पर बात करना नहीं चाहती थी। उसने फोन काट दिया। कुछ देर बाद मनोज अपने ऑफिस में था, उसी कमरे में जिसमें बैठकर वह सारे बड़े केस की तैयारी करता था। उसके कमरे में आने की लिफ्ट अलग थी। वह उस कमरे में कई महीनों बाद पहुंचा था। हर एक चीज करीने से रखी हुई थी। उस कमरे में लगे हुए बड़े शीशों के बाहर एक दुनिया देखी। मनोज का ऑफिस टॉप फ्लोर पर था। जिस बिल्डिंग में ये ऑफिस था, वहां और भी कई ऑफिस थे। इसी बिल्डिंग के ऑफिस से मनोज ने अपनी नौकरी की शुरुआत की थी। इस बिल्डिंग ने मनोज को कुछ नहीं से बहुत कुछ होते हुए देखा था। आज शीशे की दीवार पर खड़े मनोज को नीचे झांकने पर अपना सालों पुराना चेहरा दिखाई दिया, जब वह उस समय के सबसे बड़े लॉयर के यहाँ जूनियर था और रोज ऑफिस से लौटते हुए अपने आप को याद दिलाता था कि एक दिन उसे अपना ऑफिस बनाना है। मनोज कुछ देर तक उस बिल्डिंग में घुसते हुए लोगों को देखता रहा। कुछ गाड़ियों से, कुछ पैदल, कुछ उदास, कुछ खुश, कुछ ऐसे जैसे उनकी आत्मा मर चुकी है, बस शरीर को किसी तरह घसीट कोई जिम्मेदारी निभाने आ रहे हों। मनोज अपनी टेबल पर आया। उसने कुछ कागज निकाले। उसकी टेबल पर साशा के बचपन की एक तस्वीर लगी थी और सामने एक बड़ी तस्वीर उसके पिताजी की लगी थी। वो नोटपैड पर कुछ लिख ही रहा था कि उसका ध्यान अपने पिता की तस्वीर पर गया। कुछ देर तक तस्वीर को देखते हुए उसने लिखना शुरू किया। दो तीन पन्ने लिखने के बाद उसने पन्ने फाड़े और एक लिफाफे में डालकर अपनी अलमारी में रख दिया। मनोज ने कमरे से निकलते हुए अपनी कुर्सी को बहुत ध्यान से देखा। साशा और पिताजी की तस्वीर को छुआ। बाहर निकलकर उसने ड्राइवर से कार खुद ली और एक सुनसान जगह पर पहुंचा। वहां दो लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। ये दो लोग मिनिस्टर के आदमी थे। टेलीकॉम कंपनी पर कब कब रेड पड़नी थी, इसका पूरा प्लान मनोज ने उन दोनों लोगों को समझाया। दोनों लोग टेलीकॉम मिनिस्टर के पास पहुंचे तो वह मास्टर प्लान देखकर खुश हुआ। मनोज वापस पुणे की फ्लाइट ले चुका था। मनोज जब तक कॉलेज में था, वहां एक भी चीज ऐसी नहीं चाहता था जिसका असर शाशा पर पड़े। फ्लाइट में बादल देखते हुए उसका मन शाशा से मिलने का हुआ। उसने प्रिया के लिए फ्लाइट से ही मैसेज लिखा, यार मैंने बहुत परेशान कर लिया तुम दोनों को, अब साशा को मेरी वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्लाइट के लैंड करने से पहले ही मनोज ने लिखा हुआ मैसेज डिलीट भी कर दिया। वह कहकर नहीं करके दिखाना चाहता था। मनोज और गजेंद्र जब लंच हॉल में घुसे तो सामने टेलीकॉम कंपनी पर इनकम टैक्स की रेड की ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। मनोज ने 1 मिनट तक ध्यान से देखा और फिर चुपचाप खाना खाने लगा। गजेंद्र खाना लेकर पहले से ही टेबल पर था। पार्टनर, ये मिनिस्टर तो पीछे ही पड़ गया है। ये वही कंपनी है ना जिसका केस तुम्हारे पास है? गजेंद्र ने पूछा। मनोज ने अपना चेहरा टीवी से उल्टी तरफ कर लिया था। उसके कान में अभी भी न्यूज की आवाज आ रही थी। मनोज ने हाँ में सिर हिलाया। गजेंद्र ने बात बदलते हुए पूछा, वैसे पार्टनर, क्या लगता है तुमको, कॉलेज के बाद तुम दोबारा वकालत कर पाओगे? क्या चीजें नॉर्मल होंगी? गजेंद्र के इस सवाल का सही जवाब शायद किसी को नहीं पता था। पता नहीं पार्टनर, लेकिन मैं न लौटूं तो ऐसा बहुत लोग चाहते हैं और इसीलिए लौटना पड़ेगा। मनोज हंसा। यह मनोज की चिरपरिचित हंसी थी, गजेंद्र जिसको पहचानता था। अनुभा बता रही थी तुम मिले थे? मनोज ने खाने को वहीं रोका। मैं बताने ही वाला था, मनोज ने कहा। तुम कभी नहीं बताते, इतना तो पहचानता हूँ यार पार्टनर। गजेंद्र मुस्कुराया और बोला, कोई फायदा नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, वही सही है। सब सब परेशान रहेंगे सब परेशान रहेंगे ऐसे तो।
मनोज ने दोबारा खाना शुरू किया। रहने दो, कुछ लोगों के हाथों में परेशान होना ही लिखा रहता है, गजेंद्र ने खाना खत्म करते हुए कहा। कुछ देर बाद दोनों बाहर कैंपस में टहलते हुए नरम धूप का मजा ले रहे थे। तुम्हें सबको इतना परेशान करने की जरूरत क्या है? मनोज ने पूछा। ये सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो पार्टनर? ये सवाल तुम पूछ रहे हो पार्टनर, जिसने अपने आगे कभी कुछ नहीं सोचा। गजेंद्र रुका और फिर कुछ सोच कर बोला, दोस्त, फैमिली कोई भी कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, फैमिली कोई भी कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। गजेंद्र ने एक लंबी सांस ली। बात बहुत दिन से ठहरी हुई थी। मनोज सुनकर हैरान नहीं हुआ। हालांकि गजेंद्र की बात सही थी, लेकिन इससे पहले कभी उसने मनोज से ऐसे नहीं कहा था। गलतियां हमें इंसान बनाती हैं, वरना तो भगवान हो जाते, गजेंद्र ने धूप को हाथ में मलते हुए कहा। तुम लोग साथ आ जाओ, अच्छा रहेगा, मनोज ने कहा। सोचूंगा। मैं यही सब सॉर्ट आउट करना चाहता था, इसीलिए कॉलेज आया, गजेंद्र ने कहा। मनोज मुस्कुराया। गजेंद्र भी मुस्कुराया। मनोज अपनी क्लास की तरफ बढ़ने लगा। गजेंद्र ने कहा, यार पार्टनर, तुम कॉलेज क्यों आए? तुम इतनी आसानी से मान गए। तुम चाहते तो तभी तुम चाहते तो तुम्हें कभी कॉलेज नहीं आना पड़ता। मनोज मुस्कुराया और बोला, कॉलेज खत्म होने से पहले बताऊंगा। लंच के बाद मनोज जब क्लास में पहुंचा तो एक नया धमाका होने को तैयार था। बाबा एक कोने में बैठे धूप सेक रहे थे और किताब में अपने आप को डुबोए हुए थे। साशा यूं तो कभी बाबा से ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन स्माइलिंग अंकल के मिलने के बाद से वो अपनी छोटी छोटी आदतें बदल रही थी। उसको गुस्सा अब भी था, लेकिन पहले जैसा नहीं था। दोस्तों, आज बस इतनी ही कहानी है। आगे की कहानी हम अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।